गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 10 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड को हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट मीन्स हम लोगों ने देखा था न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हम लोगों ने बिंघम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट, रियोपैक्टिव फ्लूइड, ये सारे फ्लूइड की स्टडी हम लोगों ने अच्छे से की थी। तो आज का लेक्चर डियर हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हमारी है बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो चलिए डियर हम सबसे पहले आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी होगी डियर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम लोग डियर के से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। और बल्क मॉडुलस किसी भी लिक्विड की वह प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जब लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ किसी भी लिक्विड में जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मतलब ये है डियर कि जो बल्क मॉडुलस हमारा है, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसे हम लोग अनदर लैंग्वेज इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ जैसा डियर हमारा बल्क मॉडुलस है उसी बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रेशियो ऑफ जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस है तो ये हो जाएगा बल्क स्ट्रेस अपॉन ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो ये हो जाएगा बल्क स्ट्रेन। तो इसका मतलब ऐसे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस टू बल्क स्ट्रेन। तो ये हमारा होता है डियर बल्क मॉडुलस। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बल्क मॉडुलस, जैसे सपोज करो कि किसी भी चीज़ में मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने लिक्विड भर दिया है। अब इस लिक्विड पे एक हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से पिस्टन लगाकर स्मॉल डीपी प्रेशर फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इस स्मॉल डीपी प्रेशर फोर्स की वजह से जो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो इस डीपी प्रेशर फोर्स के बराबर में होगा। स्ट्रेस इज ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल डीपी प्रेशर जो इसको कंप्रेस करेगा। यदि एक कंप्रेसिबल लिक्विड होगा तो कंप्रेस होगा, इनकंप्रेसिबल लिक्विड होगा तो कंप्रेस नहीं होगा। तो अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं डियर कि जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा और वह स्ट्रेस इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। उस स्ट्रेस की वजह से इस लिक्विड में जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा वो हमारा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब हम अगर बल्क मॉडुलस के को लिखना चाहें डियर तो इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब ये हो जाएगा डियर, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम देखें डीपी लगा रहे हों और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें डियर तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स डीवी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। ये हमारा होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम की बात करें डियर तो हम ये जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल।
अब हम ये जानते हैं डियर, किसी भी चीज को कंप्रेस करेंगे तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो आपका क्या आएगा, dV इज इक्वल टू जो फाइनल वॉल्यूम होगा उसकी वैल्यू आएगी स्मॉल, और स्मॉल में से देखिए वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये नेगेटिव नेगेटिव हम लोग कॉमन ले लेंगे तो जो dV आएगा वो किस में आएगा डियर, वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में इसलिए आएगा क्योंकि हम इस पे कंप्रेस लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स ये क्या कर रहा है, अपने से वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम लोग नेगेटिव में लेते हैं। देन अगर हम लोग अब बल्क मॉडुलस को लिखना चाहें तो बल्क मॉडुलस इज, यहां से अगर देखें डियर बल्क मॉडुलस, तो हम बल्क मॉडुलस को एक ऐसा भी आएगा, ये V ऊपर रहेगा, V इंटू dP, ऊपर dP हो गया स्मॉल चेंज इन प्रेशर, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एंड dV। एक इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जा सकता है। दूसरा, हम ये जानते हैं डियर कि इसके वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होते हैं, नेगेटिव में होंगे ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dP अपॉन माइनस dV अपॉन V, देन बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो माइनस V dP अपॉन dV। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं डियर बल्क मॉडुलस। अब इस बल्क मॉडुलस को जब हम लोग डियर देखते हैं अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, मीन्स हम इसको जैसे मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस बल्क मॉडुलस का क्या फार्मूला आएगा। देन उसके बाद हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इस पे क्या फार्मूला हमारा आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक फार्मूला ये आपके लिए पूछा जाता है, एक फार्मूला आपका ये पूछा जाता है, ये अक्सर तक पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा। देन अब हम लोग देख लेते हैं डियर अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड मास कंजर्वेशन। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हम लोग ये देखते हैं डियर मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन। अब मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं डियर, मास हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को वन शेप से अनदर शेप में चेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे डियर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें डियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से अगर हम देखें डियर मास इज इक्वल टू मास m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब चूंकि मास अगर हमारा कांस्टेंट होगा तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डियर कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन के आएगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग जब हम इसका डायरेक्ट या एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो उसके बाद हमारा कुछ रिजल्ट अलग आएगा। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर जब हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर, ये डेंसिटी का v के सापेक्ष में और v का डेंसिटी के सापेक्ष में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रो इंटू डी वी प्लस आपका v का करेंगे तो v इंटू डी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग और सॉल्व करें डियर, इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए रो इंटू डी वी इज इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस वी इंटू डी रो, माइनस वी इंटू डी रो। देन हम लोग ये जानते हैं डियर, देखिए बैक में अगर हम लोग आए तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे देखिए माइनस डी बी अपॉन वी एक रिलेशन हमारे पास है। माइनस डी बी अपॉन वी की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ देखिए डियर ये हमारा क्या माइनस में है, इसको इधर करेंगे तो डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू ये रो उधर चला गया माइनस डी रो अपॉन रो, माइनस इधर कर देंगे तो माइनस डी वी अपॉन v इज इक्वल टू, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा डी रो अपॉन रो। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे डियर, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डियर, देखिए जब हम पुट करेंगे तो हम ये जानते हैं बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी बी अपॉन वी। ये माइनस में था डी बी अपॉन वी, अब माइनस डी बी अपॉन वी की जगह डी रो अपॉन रो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी रो अपॉन रो। देन जब इसे हम फाइनली नोट करेंगे डियर तो हमारा बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू हो जाएगा, रो ऊपर जाएगा रो डी पी अपॉन डी रो डी पी अपॉन डी रो। तो इस तरह से एक फार्मूला आपका इससे रिलेटेड भी आ जाएगा डियर, ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू रो डी पी अपॉन डी रो। तो इस तरह से एक और फार्मूला हमें ध्यान रखना, ये भी हमारा एग्जाम में आता है। ये किसके फॉर्म में आता है, दिस फार्मूला इज इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी। मतलब हम ये कह सकते हैं डियर, देखिए चेंज इन प्रेशर डीपी इज इक्वल टू क्या है, डीपी अपॉन डी रो। मतलब डीपी आपका क्या है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, ये है स्मॉल चेंज इन प्रेशर है, और डी रो आपका क्या है, स्मॉल चेंज इन डेंसिटी, ये है स्मॉल चेंज इन डेंसिटी। अब यहां से देखिए डियर, इसका मतलब जब हम किसी भी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, स्मॉल एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर में चेंजिंग आएगा, तो वो हो जाएगा आपका डीपी। अब उस स्मॉल प्रेशर चेंज की वजह से यदि उस लिक्विड में, देखिए उस लिक्विड की डेंसिटी में कोई भी चेंज आ जाए, यदि हम लिक्विड में स्मॉल प्रेशर चेंज करें, लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। जब ऐसा केस होगा डियर, तो ऐसे केस में वो लिक्विड कहलाएगा कंप्रेसिबल लिक्विड। अगर हम स्मॉल प्रेशर अप्लाई करें और उसकी डेंसिटी में कोई भी चेंजेस ना हो, मीन्स डेंसिटी आपकी कांस्टेंट हो, तो ऐसे लिक्विड को कहेंगे डियर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो यहां देखिए ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्रेशर, इफ डेंसिटी विल चेंज, इफ डेंसिटी will change, then this type of fluid are called compressible fluid या compressible liquid। then this type of fluid are called compressible liquid या compressible fluid, कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये हमारा है डियर एक्चुअल का कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर उसके डेंसिटी में कोई भी चेंजेस ना हो, इफ चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर, इफ चेंज इन external pressure, then density will constant, डेंसिटी आपकी क्या हो डियर, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो जाए, डेंसिटी आपकी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। दैट टाइप ऑफ फ्लूइड आर कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ फ्लूइड आर कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो ये हमारा होगा डियर कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल अकॉर्डिंग टू बल्क मॉडुलस। अब एक हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं डियर कि बल्क मॉडुलस का मतलब ये होता है, हमने अभी आपको डिस्कस किया कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन। अब हम ये जानते हैं डियर, अब हम ये जानते हैं कि देखिए कोई भी सॉलिड अगर है, कोई भी सॉलिड है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा, उसमें डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा। लेकिन कोई लिक्विड होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, और कोई सॉलिड होगा तो उसमें और ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डियर कि सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा, सॉलिड का होना चाहिए। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अगर हम बात करें बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड, के मीन्स बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन किससे, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड एंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। सबसे कम गैस का बल्क मॉडुलस होगा और सबसे ज़्यादा सॉलिड का बल्क मॉडुलस होगा। अगर ऐसा सॉलिड जिसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो तो ऐसे सॉलिड का बल्क मॉडुलस डियर इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इफ देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स और स्ट्रेस अप्लाई, if external force or stress apply on a solid then the shape of solid will negligible change, then the shape of solid will negligible change, then the bulk modulus of this solid are infinite। तो ऐसे सॉलिड का बल्क मॉडुलस क्या होगा डियर, इनफाइनाइट होगा। then the bulk modulus of that solid are इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हो गया डियर बल्क मॉडुलस। किसके लिए हम लोगों ने देखा, सिंपल ऑब्जेक्ट के लिए, जो हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे डियर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस देख लेते हैं हम लोग। एक हम लोग देख लेंगे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है, और एक हम लोग देख लेंगे एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो आइए हम लोग एक और फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दैट मीन्स आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो यहाँ से देखिए डियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। इसे हम लोग के आइसो से डिनोट करते हैं। के आइसो, आइसो का मतलब आइसोथर्मल, के मीन्स बल्क मॉडुलस। तो हम ये जानते हैं डियर, अकॉर्डिंग टू हम ये जानते हैं गैस, रियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, गैस इक्वेशन हमारी क्या है, ये हमारी है डियर, गैस इक्वेशन हमारी है PV इज इक्वल टू mRT। गैस इक्वेशन हमारी होती है PV इज इक्वल टू mRT। अब इस गैस इक्वेशन में हम थोड़ी सी चेंजिंग अगर कर दें डियर, गैस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, दैट मीन्स P इज इक्वल टू m/V इंटू RT।
अब हम जानते हैं डियर कि एम वाई बी मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। हम यहाँ से ये कह सकते हैं डियर P इज इक्वल टू रो इंटू सॉरी आर टी। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा डियर गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू रो इंटू आर टी। अब इस गैस इक्वेशन में हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कर दें तो हमारा एक नया रिलेशन मिल के आएगा, वो कहलाएगा आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, यदि हम बोथ साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड में हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा डियर dp इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा dp इज इक्वल टू आर टी आपका क्या है, आर आपका कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा डी रो। तो इस तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर dp अपॉन डी रो इज इक्वल टू आर टी। dp अपॉन डी रो इज इक्वल टू आर टी। इस तरह से एक इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू को रख कर देखिए dp अपॉन डी रो इज इक्वल टू आर टी। बैक में हम लोग अगर जाएं डियर तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू dp अपॉन डी रो। यहाँ से देखिए dp अपॉन डी रो इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर में है, dp अपॉन डी रो। यदि यहाँ पे हम लोग rt की वैल्यू रखें तो बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू रो rt, ये हमारा आ जाएगा डियर रो rt। यहाँ से देखिए dp अपॉन डी रो एक इक्वेशन हमारा है, फ्रॉम दीज इक्वेशन dp अपॉन डी रो की वैल्यू रखेंगे rt के बराबर में, तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू रो इंटू rt। तो यहाँ से हम लोग डियर सीधे बल्क मॉडुलस की वैल्यू रख सकते हैं dp, चूँकि हम ये जानते हैं dp अपॉन डी रो की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू रो इंटू आर टी। ये ऐसा होगा क्योंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू रो इंटू dp अपॉन डी रो। तो इस इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक रिलेशन हमारी आ जाती है डियर के। अब ये जो के आएगा ये हमारा होता है के आइसोथर्मल। तो कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल तो ये होता है रो इंटू आर इंटू टी। तो इस तरह से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आ गया, और ये फार्मूला जो हमारा निकल के आ गया डियर ये है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के लिए। अब इस आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस के बाद हम लोग देख लेते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस का क्या फार्मूला होता है। आइसोथर्मल के बाद आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है डियर, टेम्परेचर हम लोग देखो ये गैस कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब ये होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट और ये गैस कांस्टेंट आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, देन के आइसो इज इक्वल टू डेंसिटी के होता है। जब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस होगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर, थर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और ये आपका गैस कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो के आइसो इज इक्वल टू हो जाएगा डियर डेंसिटी के बराबर में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये फार्मूला आ जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, इसे हम लोग के ए डी आई ए से डिनोट कर दे रहे हैं, के ए डी आई से इसे हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं एडियाबैटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग डियर, एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब अगर हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल करें तो
एग्जैक्ट डिफरेंशियल करने पर ये हमारा आएगा डियर, देखिए P इंटू डी वी की पावर गामा प्लस वी की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो ये हो जाएगा P इंटू डी वी की पावर गामा है तो ये हो जाएगा गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डी वी प्लस वी की पावर गामा इंटू डी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको और हम लोग सॉल्व कर लें डियर तो ये हो जाएगा P इंटू गामा इंटू वी की पावर गामा अपॉन ये हमारा v की पावर -1 है तो ये हो जाएगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस साइड में भेज दें तो ये हो जाएगा -v की पावर गामा इंटू डी पी। अब चूंकि हम ये जानते हैं डियर, देखो v की पावर गामा इधर भी है और v की पावर गामा इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये इक्वेशन हमारी बनेगी p इंटू गामा p इंटू गामा इंटू डी बी अपॉन वी, p इंटू गामा इंटू डी बी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस डी पी, इज इक्वल टू माइनस डी पी। तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन ये आती है। अब हम ये जानते हैं डियर, जब डी वी बाई वी की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखिए डियर, जब हम लोग डी वी बाई वी की वैल्यू रखेंगे तो कहाँ गया, ये इक्वेशन हमारा है कि आइसोथर्मल इज इक्वल टू, देखिए इसको जब हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारी आती है k इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू v ऊपर चला जाएगा -v dp अपॉन dv। ये इस तरह से हमारा आता है k इज इक्वल टू -v dp अपॉन dv आता है। एक इक्वेशन हमारी ये आती है। अब यहाँ से देखिए k इज इक्वल टू -v dp अपॉन dv, क्यों, क्योंकि देखिए v ऊपर चला जाएगा तो ये v हो जाएगा माइनस यहाँ v -v dp अपॉन dv, यही चीज़ तो हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं डियर, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं k इज इक्वल टू -v dp अपॉन dv। ये इक्वेशन हमें पता थी और इसके पहले हम लोग ये जानते थे डियर कि आइसो इज इक्वल टू इसके होता था रो RT के होता था या डेंसिटी के होता था। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए dv अपॉन v है, अगर इसको हम इस साइड और इसको इस साइड कर दें तो ये हो जाएगा p इंटू गामा, ऐसा देखिए डियर, ये हो जाएगा p इंटू गामा इज इक्वल टू, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -v dp अपॉन dv हो जाएगा, -v dp अपॉन dv। चूंकि हम ये जानते हैं -v dp अपॉन dv किसके बराबर में है, k के बराबर में है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, पुट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा p इंटू गामा इज इक्वल टू k। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा डियर आइसोथर्मल, ये हमारा हो जाएगा k एडियाबैटिक इज इक्वल टू p इंटू गामा, एक इक्वेशन हमारी हो जाती है। तो इस तरह से एक इक्वेशन आपकी ये इम्पॉर्टेंट हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये इम्पॉर्टेंट हो गई थी, ये बैक में ये वाली इम्पॉर्टेंट हो गई थी। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डियर, एक हमारा होता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस और एक हमारा होता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस में हमारा क्या हो जाएगा, गामा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब गामा कांस्टेंट हो जाएगा तो के एडियाबैटिक इज इक्वल टू के आइसो, ये हो जाएगा रो ये हो जाएगा p इंटू के आइसो के होता है। एक रिलेशन हम लोग याद रखते हैं डियर, के एडियाबैटिक इज इक्वल टू के आइसो इंटू रो के बराबर में होता है या p के बराबर में होता है। तो इस तरह से ये हमारा होता है, ये होता है गामा के बराबर में होता है डियर, ये होता है गामा के बराबर में होता है। तो के एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज इक्वल टू, कहीं कहीं आपको ऐसे भी दे देगा के रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज इक्वल टू के आइसो इंटू गामा।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बल्क मॉडुलस से रिलेटेड। तो चलिए डियर, अब हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस के बाद कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारी क्या होती है डियर, जैसे हम लोग बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं वैसे कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। और हमारा देखिए डियर क्या होता था, बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू होता था, ये हमारा होता था डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता था। तो सिमिलर यहां पे हमारा बीटा इज इक्वल टू होता है डियर, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायरेक्ट स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब अगर हम लोग बात करें डियर कंप्रेसिबिलिटी की, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेस। अब हम ये जानते हैं डियर कि डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू के था, तो बीटा इज इक्वल टू ये हमारा 1/k के होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है डियर, तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी होता है, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस होती है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली proportional to compressibility। मीन्स हम ये कह सकते हैं के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, ये हमारा होता है। अब अगर इसका फार्मूला हम लोग नोट करना चाहें डियर, तो हम ये जानते हैं बीटा इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन्स चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। जो कि वॉल्यूम कंप्रेस होगा इसलिए किस में होता है, नेगेटिव में होता है। डीवी आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा, तो डीवी अपॉन वी भी नेगेटिव में होगा। अपॉन ये किसके हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब जब एक्सटर्नल स्मॉल प्रेशर पी लगाएंगे तो वो डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपका कंप्रेसिबिलिटी का ये होता है। और जब इसको और हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके, तो ये ऊपर चला जाता है, माइनस में हो जाता है डियर dv इंटू dp अपॉन v। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है डियर कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला। अब ये कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, जो जितनी ज़्यादा कंप्रेस होगी उसके कंप्रेसिबिलिटी उतनी हाई होगी, जो जितनी कम कंप्रेस होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम होगी और उसका बल्क मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखना चाहें डियर, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और सॉलिड कंप्रेस होगा नहीं, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी। हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी मीन्स बीटा ऑफ गैस इज ग्रेटर देन, गैस आपकी क्या होगी, ज़्यादा कंप्रेस होगी, इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या है, गैस से कम कंप्रेस होगा और उससे भी कम कंप्रेस आपका होगा सॉलिड। ये हो जाएगा बीटा ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से डियर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस से रिलेटेड। अब चलिए डियर
हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन क्या होता है। ये हमारी प्रॉपर्टीज थी बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डियर वेपर प्रेशर, इसे हम लोग बोलते हैं डियर वाष्प दाब। इसका मतलब ये है, ऐसे समझिए, एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में अगर हमने एक लिक्विड को फिल कर दिया, तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा डियर, अगर देखो इस लिक्विड को हम लोग हीट देने लगे तो ये लिक्विड क्या होगा, पहले बॉयल होगा, फिर बॉयल होकर अपने फेस को चेंज करेगा और चेंज करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। वही जो वेपर है डियर, उसी के प्रेशर की स्टडी हम लोग करते हैं, वही कहलाता है वेपर प्रेशर। द स्टडी ऑफ वेपर when liquid converts into vapor are called vapor pressure. The pressure of vapor, देखिए, the pressure of vapor when liquid convert into vapor, जब लिक्विड आपकी किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में, तो उस वेपर के प्रेशर को स्टडी ऑफ वेपर व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर आर कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब ये समझते हैं डियर कि वेपर प्रेशर तो इतना समझ में आ गया कि जो ये लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा, उस वेपर का जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो पहले ये समझते हैं कि मान लो अगर इसको हीट हम ना दें तो नॉर्मल रूम पे नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक्चुअल अगर मान लेते हैं हम ये वाटर है, तो वाटर क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग होता है। लेकिन अगर कमरे के टेम्परेचर पे इसको हम लोग रख दें तो कमरे का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री नहीं पहुंचेगा डियर। लेकिन एक ग्लास वाटर को अगर हम लोग रख दें 10 दिन 15 दिन बाद वो ग्लास से पानी गायब हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर तो हमने दिया ही नहीं 100 डिग्री, और कंडीशन ये होती है कि 100 डिग्री पर ही वाटर बॉयल होता है। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है डियर, एक टर्मिनोलॉजी आती है वोलेटाइल मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है डियर कि कोई भी लिक्विड नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेल्फ इवोपरेट होता रहता है। लिक्विड की इस प्रॉपर्टीज को वोलेटिलिटी कहते हैं और ऐसे लिक्विड को वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल का, तो पेट्रोल को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए ग्लास में तो वो बहुत जल्दी ही वोलेटाइल होकर वेपर होकर उड़ जाएगा। वाटर को रखिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वाटर के बाद अगर आप डीजल को रखिए तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, सेम उसी के बाद अगर आप मोबिल ऑयल को रखिए तो और टाइम लगेगा, अगर आप हनी को रखिए तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये जिसका बहुत टाइम लगेगा उसकी वोलेटिलिटी सबसे कम होगी और जो तुरंत वेपराइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईली वोलेटाइल होता है। पेट्रोल आपका क्या है डियर, ये है हाईली वोलेटाइल लिक्विड, अब होता क्या है कि चाहे रूम टेम्परेचर पे चाहे बॉइलिंग पॉइंट पे जब कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है तो वो क्या करती है, ऊपर जाना शुरू करती है, ये वेपर ऊपर जाना शुरू करती है। अब ये जो वेपर ऊपर जाती है डियर, तो हम ये जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्ट हो रहा है, लगाया जा रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि हम PA इज इक्वल टू ले लें एटमॉस्फेरिक
प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यदि हम पी वी इज इक्वल टू ले लें वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर की बात समझ में आ गई। ये जो वेपर ऊपर जा रही है, इसका जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इस लिक्विड की सरफेस पे, ये कहलाएगा वेपर प्रेशर, और ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्ट करेंगी उसे हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझते हैं डियर कि सपोज करो कि एटमॉस्फेयर का मॉलिक्यूल ये है, इस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है, और यदि हम बात करें वेपर का मॉलिक्यूल, ये वेपर होकर ऊपर जा रहा था इस तरह से। अगर देखो डियर इस मॉलिक्यूल का, वेपर वाले मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये इसे क्या करेगा, दोनों वेपर कंडीशन में है, ये एटमॉस्फेरिक वाला इसे प्रेस करके नीचे की ओर दबा देगा और ये मॉलिक्यूल इसी सरफेस पे लगातार बना रहेगा। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये कभी भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं जाने देगा, तो उस समय ये लिक्विड क्या होगा, ये कभी भी सूखेगा नहीं। यही रीजन है कि जब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देते हैं तो अब ये जो वेपर ऊपर जाती है तो इस पर ये उल्टा एक प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, जिस वजह से ये लिक्विड कभी भी सूखता नहीं है, या बहुत रेयर केस में इनमें लीकेज जो होता है उस वजह से वो सूखता है। तो इस तरह से अब हमारा क्या हो जाएगा, ये लिक्विड वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो बॉइलिंग आपका क्या होता है, व्हेन, पहले हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग में हमारा क्या होता है, कोई भी लिक्विड अपने फेस को चेंज करके वेपर में कन्वर्ट होता है। एट दिस पॉइंट एनी लिक्विड, मतलब एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, एनी लिक्विड तो एट दिस पॉइंट एनी लिक्विड स्टार्ट, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग, एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग और स्टार्ट और कन्वर्ट one phase to another phase, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो, मीन्स लिक्विड स्टार्ट चेंज इनटू वेपर। ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड चेंज इनटू वेपर is called boiling, is that temperature is called boiling, is called boiling। अब यहाँ पे देखिए डियर कि जब हम बात करें तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, अब अगर ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो इसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर ऊपर बढ़ने लगेंगे, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये इसको प्रेस करके रखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर नहीं जाने पाएंगे। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें डियर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हायर हो इस वेपर प्रेशर से, तो इस वेपर को ऊपर नहीं जाने देगा, मतलब वह लिक्विड या वो वेपर इस लिक्विड स्टेट में या इसी लेयर पे मेंटेन रहेगी, मतलब वेपराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। हम कह सकते हैं नो वेपराइजेशन, नो वेपराइजेशन। अब आगे बात करते हैं डियर कि यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इक्वल टू हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस समय डियर क्या होगा, ये बॉइलिंग क्या होगी,
लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, बट वेपर ऊपर नहीं जाएगी। लिक्विड स्टार्ट इनटू वेपर फॉर्म, लिक्विड स्टार्ट इनटू वेपर। तो ये हमारा हो गया डियर। थर्ड केस की अगर हम बात करें, ये हो गया केस नंबर सेकेंड। थर्ड केस की बात करें कि यदि वेपर प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाए तो ये वेपर क्या होगा, ऊपर जाने लगेगी, जिसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस, जिसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस। वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये हमारे डियर इतनी कंडीशंस होती हैं वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, और इन्हीं कंडीशन से आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट कंडीशन आपकी कब वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, सेकंड कंडीशन कब वेपोराइजेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो इन्हीं सारी कंडीशन पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका आता है डियर कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, मीन्स टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट की अगर हम बात करें डियर, तो हम ये जानते हैं कि जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो वो लिक्विड का फॉर्मेशन ऑफ वेपर बढ़ेगा। इसका मतलब उस लिक्विड में जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, और उनका प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन होगा। तो हम ये जानते हैं कि जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए डियर, हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब तापमान या टेम्परेचर सीधे वेपर प्रेशर के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। सिमिलर इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था डियर, बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी, तो उस पर भी हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन के एंड बी, बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। अब हम ये जानते हैं डियर कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका बल्क मॉडुलस डिक्रीज होता है। बल्क मॉडुलस आपका क्या होगा डियर, बिग आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर कम होने लगेगी टेम्परेचर बढ़ने पर, तो वो कंप्रेस होना शुरू होगा। इसका मतलब जितना हाईली रेजिस्टेंट होगा उतना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बल्क मॉडुलस डिक्रीज होता है। और अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो टेम्परेचर जब किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ता है तो वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या होती है डियर, राइज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बल्क मॉडुलस डिक्रीज होगा और कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। एक तो हमारा ये हो गया। अगर प्रेशर इफेक्ट का भी इस पे हम लोग देख लेते हैं डियर, प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट ऑन बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो हम ये जानते हैं डियर कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डेंस होगा। डेंस होगा मतलब घना होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और पास आएंगे तो उसका बल्क मॉडुलस और बढ़ेगा। तो इसका मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने पर बल्क मॉडुलस की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती है।
अब अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ऑलरेडी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब कम हो गया है तो अब वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। अगर वॉल्यूम बढ़ता तो हम उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम को कम कर दिए हैं, तो अब वह उस क्वांटिटी में कंप्रेस नहीं हो सकता है। मतलब प्रेशर को इंक्रीज करने पर कंप्रेसिबिलिटी आपकी क्या होती है डियर, डिक्रीज करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। तो ये हमारे दो रिलेशन आ गए। अब इन दो रिलेशन को हम लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है, यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है, यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है, और यहाँ से भी पुटअप किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी, टेम्परेचर इफेक्ट एंड प्रेशर इफेक्ट। सिमिलर हम लोगों ने टेम्परेचर इफेक्ट देख लिया, वेपर प्रेशर, और एक लास्ट प्रॉपर्टी जब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, जिसे हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमारे पंप वगैरह में यूज की जाती है, टरबाइन में यूज किया जाता है। जनरल ये टर्म हर जगह यूज किया जाता है, जहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगे होते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन लगी होती हैं, वहाँ पे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं डियर कैविटेशन। इसे हिंदी में कोटरण कहते हैं, उसे आप मत जानिए, बहुत ही मतलब इंडिफिनिट लैंग्वेज है जिसे आप समझ नहीं सकते हैं। कोटरण ये हिंदी का कोई मतलब नहीं है, बस आप कैविटेशन समझिए। कैविटेशन का मतलब क्या हो जाए, अंदर कैविटी फॉर्म हो जाए। कैविटी फॉर्म हो जाए मतलब एयर बबल बनने लगे, किस में, किसी भी लिक्विड में। तो ऐसी प्रॉब्लम को ही हम लोग क्या कहते हैं डियर, कैविटेशन कहते हैं। सिंपल सा समझने के लिए अगर हम बात करें कि एक ट्यूब था, एक ट्यूब इस तरीके से था। अब इस ट्यूब में हम क्या करें डियर, सपोज करो कि ये लिक्विड हमने इस पर फ्लो कराना शुरू कर दिया। ये लिक्विड हमारा इसमें फ्लो हो रहा है। चलिए, ये लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये जो लिक्विड इंटर कर रहा है, इस समय यदि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर, यदि इस लिक्विड के ट्यूब के अंदर का प्रेशर P हो या PI हो, इनसाइड प्रेशर PI हो, और इसके बाहर ट्यूब के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM हो, तो अब इन दोनों की स्टडी करने से हम देखेंगे कि कैविटेशन क्या होगा और उस कैविटेशन का लॉस क्या होगा, देन उस कैविटेशन को हम दूर कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए डियर कि जब इस ट्यूब के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, यदि ऐसे देखिए केस 1, पहला केस ऐसा हो सकता है डियर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ट्यूब के अंदर के प्रेशर के बराबर हो जाए। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है डियर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इनसाइड प्रेशर ऑफ ट्यूब हो जाए। थर्ड केस ऐसा हो सकता है डियर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड ट्यूब प्रेशर हो जाए। अब यहाँ समझिए, अगर इस ट्यूब के अंदर का दाब, ट्यूब के अंदर का दाब कम हो जाए वायुमंडलीय दाब से, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो किसी भी रूम में, जैसे रूम का प्रेशर है, अब इस रूम के अंदर की एयर को आप निकालना शुरू कर दीजिए तो इसका प्रेशर डाउन होगा। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब डियर इस कमरे में वैक्यूम बनना शुरू हो रहा है। वैक्यूम का मतलब क्या बनना शुरू हो रहा है, ऑटोमेटिक स्पेस बनने शुरू हो रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर वो स्पेस एयर बबल की तरह वर्क करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसके अंदर एयर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस लिक्विड के अंदर एयर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और ये जो एयर के बबल हैं, ये जो एयर बबल, इसका मतलब ये वैक्यूम की वजह से, ड्यू टू वैक्यूम, ये हमारे जनरेट हो रहे हैं
और ड्यू टू वैक्यूम ये एयर बबल हमारे क्या करेंगे डियर, ये आगे आएंगे, यहाँ इस पर हैमरिंग एक्शन करेंगे, इस पर हैमरिंग एक्शन करेंगे, और यहाँ जो हम लोग टरबाइन लगाए हुए हैं उस टरबाइन की ब्लेड में आकर हैमरिंग एक्शन करेंगे। तो ब्लेड को जब ये अचानक से इम्पैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो ब्लेड होगी इस ब्लेड की सरफेस क्या होने लगेगी डियर, इरोड, मतलब ये ब्लेड की सरफेस इस तरह से इरोड होना शुरू हो जाएगी। इरोड मतलब घिसना शुरू हो जाएगी ड्यू टू एक्शन ऑफ वाटर हैमर इन केस ऑफ एयर बबल। तो ये क्या हो जाएगा, इरोजन होगा। चाहे यहाँ पे टरबाइन लगा दें, चाहे पंप लगा दें, कोई भी सिस्टम लगा दें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी ब्लेड में इरोजन स्टार्ट होगा और इसकी ब्लेड जल्दी ही खराब हो जाएगी, मतलब इसके ब्लेड की लाइफ कम हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को डियर हम लोग बोलते हैं कैविटेशन। और ये कब जनरेट हो रहा है, जब ट्यूब के अंदर का प्रेशर, इनसाइड प्रेशर ऑफ ट्यूब इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम आपका बनेगा। और इस वैक्यूम की वजह से, इस वैक्यूम की वजह से ये एयर बबल बनेंगे, एयर बबल बनेंगे, एयर बबल स्टार्ट एंड द एयर बबल आर, एयर बबल हमारे क्या करेंगे, ये हैमरिंग एक्शन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूब्स या ऑन द सरफेस ऑफ टरबाइन ब्लेड या ऑन द सरफेस ऑफ पंप। एयर बबल स्टार्ट एंड दीज एयर बबल, दीज एयर बबल, अभी इन दोनों केस को भी डिस्कस करेंगे। दीज एयर बबल टेक्स प्लेस, these air bubble hammer, these air bubble working as a hammering action, working as hammering action, hammering action on the surface of ट्यूब, या तो ट्यूब की सरफेस पे हैमरिंग एक्शन करेंगे, या तो टरबाइन की ब्लेड, अगर टरबाइन लगी होगी तो टरबाइन ब्लेड पे हैमरिंग एक्शन करेंगे, या पंप के ब्लेड पर हैमरिंग एक्शन करेंगे। सो इरोजन स्टार्ट, तो जिस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। दीज फिनोमिना आर कॉल्ड कैविटेशन। अब इस कैविटेशन को हमें कम करना है डियर, ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो हमें इसके प्रॉब्लम को कम करना है। तो हम क्या करेंगे डियर, इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है, इनसाइड ट्यूब का जो प्रेशर है, इसकी वैल्यू को बढ़ाकर या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर दें, या फिर इनसाइड ट्यूब के प्रेशर की वैल्यू को ज़्यादा कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इन दोनों केस में आपका कैविटेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कैविटेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्यूब के अंदर का प्रेशर की वैल्यू यदि ग्रेटर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या इक्वल टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उसके अंदर कैविटेशन फॉर्म नहीं होगा। और इसे करने के लिए डियर हम लोग क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द कैविटेशन एंड रिड्यूस द इरोजन ऑफ टरबाइन और किसकी ब्लेड्स, पंप ब्लेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आर यूज्ड टू reduce the
reduce the cavitation। NPSH का पूरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए डियर, क्या होता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इसका मतलब ये है डियर, अब आपको सिंपल सा हम लोग समझाते हैं कि जैसे हम लोग गांव में ट्यूबवेल वगैरह देखते हैं, तो जो खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल हमारे बने होते हैं, जब यहाँ से पानी सक्शन द्वारा सक करके ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर जब जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डियर, इस ट्यूब में एक वर्टिकल ट्यूब ऐसी लगा देते हैं, तो वाटर इधर भी राइज करता है। देखिए एक वर्टिकल ट्यूब लगा देते हैं। अगर हम अनदर पेज में समझाने की कोशिश करें तो सपोज करिए डियर, ये हो गया आपका ग्राउंड वाटर, इससे लिफ्ट कर रहा है, और ये हो गया आपका, अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है, चलिए अब ये हमारा हो गया ट्यूब, ये हो गया हमारा ट्यूब। अब यहाँ से क्या होगा डियर, देखिए ये हमारा लिक्विड इसके अंदर जा रहा है, अब इधर जा रहा है तो इधर भी लिक्विड हमारा राइज करेगा, इधर भी लिक्विड हमारा राइज करेगा। सपोज करो इसमें इस लेवल तक, इस हाइट तक लिक्विड हमारा राइज कर चुका है H1, और इसके अंदर जो लिक्विड हमारा जा रहा है उसका हेड हमारा क्या है, इतना है। तो इस तरह से अब ये लिक्विड हमारा, जो हम लोग गांव में सीधे ट्यूब वेल पंप की बात कर रहे हैं, ट्यूब वेल पंप की बात कर रहे हैं, तो यही फिनोमिना हमारा यूज किया जाता है। ये सक्शन से वाटर लेता है और जब आगे भेजता है तो इसमें एक स्मॉल ओपनिंग ट्यूब लगा दी जाती है। इस ट्यूब को एक एटमॉस्फेरिक एंड से छोड़ दिया जाता है ताकि ये वाटर ऊपर जाए। अगर इसे क्लोज कर देंगे तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, अंदर का एयर इसको वैक्यूम बना के नीचे की ओर प्रेस करता रहेगा। अब ये क्या करेगा डियर, यहाँ तक वाटर का लेवल हो गया, तो इस ट्यूब के अंदर जितना प्रेशर रिड्यूस होगा ये इसे लगातार प्रेस करके इस प्रेशर को मेंटेन्ड रखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH, जो हमारा सिंपल सा सिंचाई के लिए खेतों में यूज किए जाने वाले पंप में दिखाई देता है। तो ये हमारा हो गया डियर कैविटेशन। और मेन कैविटेशन का रीजन क्या था कि अंदर आपका एयर बबल स्टार्ट हो रहे थे, वो ड्यू टू प्रेशर स्टार्ट हो रहे थे, और उस कैविटेशन की वजह से इस ट्यूब की सरफेस यहाँ इरोड हो सकती है, यहाँ मतलब कहीं पे भी इरोड हो सकती है, और आगे जो टरबाइन लगी होगी उस टरबाइन की इस ब्लेड में भी इरोजन स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया डियर कैविटेशन ऑफ लिक्विड। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, हमने लगभग सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस किया डियर। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड कैपिलरिटी से रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, इतनी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अनदर प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे हम लोगों ने कैपिलरिटी को डिस्कस किया, हम लोगों ने सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, और हम लोगों ने डिस्कस किया रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।